अच्छा, चैप्टर का नाम देखो सप्लाई, ठीक है। सप्लाई में पहला वाला है मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट। तो मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट में देखो क्या लिखा हुआ है। टैक्सेबल इवेंट मीन्स एन इवेंट विच कॉज एक्रूअल ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जिससे क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा एक्री होता है जो इवेंट के थ्रू। अ टैक्सेबल इवेंट रेफर्स टू एनी इवेंट or transactions that result in tax consequence for the party who executes the transactions, ठीक है। every law has its own taxable event. Example, custom law taxable event is import or export. In excise law taxable event is manufacture etc. तो taxable event क्या हो रहा है, जब टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारा पैदा होता है बेसिकली, उसको क्या बोला जाता है, तुम्हारा टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है। क्लियर। अब टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट क्या है? जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट है तुम्हारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। जीएसटी लॉ में तुम्हारा क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो इससे क्या थ्योरी पूछा है? व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। दोनों साल में आया था, 19 में भी आया था एंड 20 में भी आया था। क्लियर। इसके बाद कौन सा कमोडिटीज आउटसाइड जीएसटी लॉ है? कौन सा कमोडिटीज जीएसटी के अंदर नहीं है? पहला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या है तुम्हारा? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। हाँ। और क्या नहीं है तुम्हारा? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला पार्ट भी तुम्हारा नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक लिकर मेन फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। ये जीएसटी के अंदर तुम्हारा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, generation, transmission and distribution of electricity exempted from GST. Electricity is goods but not liable to GST. Electricity is subject to electricity duty. Electricity में क्या लगता है? Electricity duty लगता है। उसके बाद रियल एस्टेट सेल ऑफ लैंड। लैंड नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, hence not liable to GST. Therefore, sale of land is not liable to GST. Sale of completed building is not liable to GST, but sale of building before completion certification shall be liable to GST. But sale of building before completion certificate मिलने के पहले ही सेल अगर करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। बट बिल्डिंग बनने के बाद, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर सेल होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सम गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर जीएसटी तुम्हारा नहीं लगता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? कौन सा कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी हम लोगों का नहीं लगता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? कंप्यूटेशन कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड जीएसटी। क्लियर। उसके बाद मीनिंग ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई में क्या दिया हुआ देखो। सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है? पहला वाला, all form of supply of goods and services such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, सब कुछ तुम्हारा सप्लाई के अंदर आ जाता है। सप्लाई का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। सप्लाई ऑलरेडी हो गया। मेड और एग्रीड टू बी मेड मतलब बाद में करने वाले। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा सप्लाई। तो थ्री एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन एंड फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। ये तीन एलिमेंट अगर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। सप्लाई बोलेंगे। क्या क्या रहने वाले हैं? पहला, गुड्स एंड सर्विसेज रहने वाले हैं। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज रहने वाला है। नेक्स्ट,
कंसिडरेशन रहने वाला है, थर्ड फर्दरनेस ऑफ बिजनेस रहने वाला है। इन तीनों केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या हुआ, सप्लाई हुआ है, ठीक है। तो सप्लाई से देखो क्वेश्चन रहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सप्लाई, बीकॉम जनरल में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सप्लाई एज पर CGST एक्ट 2020 में, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग को लिख के आना है, सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। कहाँ पे सप्लाई का डेफिनेशन लिखा हुआ है, CGST एक्ट में सप्लाई का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो टैक्सेबल सप्लाई एज पर सेक्शन 7 में पहला वाला हो गया 7A वाला, 7(1)A वाला तुम्हारा हो गया। इसके बाद 7(1)AA नया इंक्लूड हुआ है, अच्छे से देखो, अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2021 क्या बोल रहे हैं, any activities or transactions by a person other than an individual to its member or or constituents or vice versa for cash deferred payment मतलब बाद में पेमेंट करने वाले, other valuable consideration shall be considered as supply also. So any activities or transactions by a person other than individual to its members, ठीक है, और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, अगर कैश में होगा, डिफर्ड पेमेंट में होगा, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन में होगा, तब वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखोगे यहाँ पे, प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ कैलकाटा क्लब लिमिटेड इन विच it was held that club association and member are not distinct person, दोनों क्या होता है, सेम पर्सन होता है। क्लब एसोसिएशन और उसका मेंबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेम पर्सन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है 7(1)B। तो क्या क्या हो गया सप्लाई के डेफिनेशन में, पहला सप्लाई के डेफिनेशन में तुम्हारा आया 7(1)A, ठीक है। सप्लाई का डेफिनेशन, सप्लाई का डेफिनेशन में सेक्शन 7 है, CGST एक्ट में, इसमें 7(1)A था, उसके बाद क्या था, 7(1)AA था, माने 7 सबसेक्शन क्लॉज AA था, ठीक है। उसके बाद 7(1)B है, ठीक है, 7(1)C, ठीक है। तो 7(1)B, इसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। तो इम्पोर्टेंस, सॉरी, importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business, ठीक है। importation of services for a consideration, import किया है for a consideration service for a consideration whether or not in connection of furtherance of business, all import of services for consideration shall not constitute supply whether it is for personal or official use। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ 7(1)B क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, नॉट गुड्स एंड विथ कंसिडरेशन होने वाले, तो ये हो गया तुम्हारा 7(1)B सप्लाई के डेफिनेशन में। 7(1)C, देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शंस as specified in schedule 1, sorry, there are certain transactions as specified in schedule 1 which shall be treated as supply even when such transaction has made without consideration। that means schedule 1 में कुछ कुछ आइटम्स लिखा हुआ है, वो सब आइटम्स को हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे,
चाहे उसके लिए कंसिडरेशन पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नंबर 1, बिजनेस एसेट रिमूव्ड एज सच और आफ्टर यूज। बिजनेस एसेट को क्या किया, रिमूव कर दिया आफ्टर यूज। तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, दैट इज सेल of business asset on which input tax credit has been availed earlier shall be treated as supply। मतलब हम लोग क्या मानेंगे, उसको सप्लाई मान लेंगे। तो देयर मस्ट बी बिजनेस एसेट जिसके लिए आईटीसी ऑलरेडी तुम क्लेम किए थे अर्लियर एंड उसको तुम क्या कर दिए, डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। Supply of goods or services or both between related person or distinct person when made in the course of furtherance of business। तो यहाँ पे क्या होगा, distinct person है, different branches of the same supplier है, different registration number है, different branches same supplier different state और यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या मान लेंगे, इसको सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। नंबर 4, नंबर 3 कहाँ पे, ओके, ए, गिफ्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। एनी गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल ट्रीटेड एज सप्लाई। अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर नॉट सप्लाई, बट एक्सेस ऑफ 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई। Supply of goods by principal to his agent। Supply of goods by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of principal shall be treated as supply even when there is no consideration, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, सप्लाई किया कौन, प्रिंसिपल सप्लाई किया एजेंट को, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट क्या किया, सप्लाई जो सप्लाई किया था सच गुड्स किसके बिहाफ पे ले लिया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे ले लिया। शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन वेन देर इज नो कंसिडरेशन। अगर कोई भी कंसिडरेशन इन नहीं पेमेंट करते तभी भी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाई प्रिंसिपल टू इज एजेंट नॉट कवर्ड हियर। यहाँ पे क्या है, खाली गुड्स है, खाली क्या है यहाँ पे, गुड्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, इस बार क्या हुआ, दूसरा टाइप हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, पहले वाला था प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है, अब ये क्या हो गया, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal shall be treated as supply even when there is no consideration, ठीक है। here agent receive goods on behalf of principal, clear। उसके बाद नंबर 6, import of service from related person। import of service from related person, so import of service by a taxable person from a related person। import of service by a taxable person मतलब कोई एक taxable person क्या कर रहे, सर्विस मंगवा रहे फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, ये भी क्या हो जाएगा, सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा, क्लियर। अभी हम लोग पहले देख लेते एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या है, जल्दी से देख लो बेटा। एग्जेम्प्टेड सप्लाई पेज नंबर 74 में ना, पढ़े देखिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई पहले। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब जो सप्लाई एग्जेम्प्ट रहेगा फ्रॉम टैक्स
तो मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा, जीएसटी लिवाइड एट नील रेट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोलने वाले। पेज नंबर 71 पे है, 74 पे है, ठीक है। मे बी होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है, फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 इंडिया ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लिवाइड एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इसका डेफिनेशन जब आएगा तो यहाँ से यहाँ तक लिख के आना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला पोर्शन, ओके ओके। इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई, तो इंटर स्टेट सप्लाई मतलब इंटर मतलब समझ में आ जा रहा है, एक स्टेट और दूसरा स्टेट, तो टू डिफरेंट स्टेट होने वाले हैं, या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी होने वाले हैं, या फिर एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी होने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ओके। नेक्स्ट वन, अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे, क्लियर। सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो टिल दे क्रॉस द कस्टम ऑफ इंडिया, ये सब सप्लाई ऑफ गुड्स इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोलेंगे हम। फिर subject to the provision of section 12 supply of service where the location of supplier and place of supply are in two different state, two different union territory, state union territory, ये सब एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज when supply is located in India and the place of supply is outside India, ठीक है। नहीं ना, टू डू सप्लाई स्पेशल टू और बाई अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, इसका अगर होगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इंट्रास्टेट, व्हाट इज इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल में आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं इंटरस्टेट में, फर्स्ट सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी डिटेस इंटरस्टेट सप्लाई, ये सब हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे अगर सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाई अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट नहीं मानने वाले। गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंपोर्ट वाला चीज को भी हम लोग क्या नहीं मानने वाले, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं मानने वाले। सप्लाईज मेड टू अ टूरिस्ट रेफर सेक्शन 15, उसको भी हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई नहीं मानने वाले। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये गुड्स का हो गया था, ये सर्विस के लिए सेम चीज ही लिखा हुआ है, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज आर द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी है, तब हम लोग उसको क्या मान लेंगे, जल्दी से बता दो, इंटरस्टेट। प्रोवाइडेड इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वही इकोनॉमिक जोन यानी ये, ठीक है, इतना तक। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ लिए, यहाँ से हम लोग पढ़ लिए इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, बेसिक कंसेप्ट ओनली। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई इसके नेक्स्ट चैप्टर पे है, ठीक है। तो इतना तक ही हाँ आज, तो नेक्स्ट दिन हम लोग कंपोजिट सप्लाई
और मिक्स सप्लाई कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो डन फॉर द डे।